हेलो एवरीवन, आप सभी का कैरियर गेटवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमें अपनी डीएसएसबी वाली जो सीरीज़ है उसका जो 23 मार्च 2022 शिफ्ट 2 का रीजनिंग का पार्ट हम कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में आई होप आपने वो देखा होगा। नहीं देखा है तो आप प्लीज़ हमारे जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाके उसको विज़िट करिए, पूरी वीडियो को देखिए। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। और ऐसे ही आज हम करने वाले हैं मैथ्स का पोर्शन। ठीक है, जो हम करेंगे आज वो हम करेंगे मैथ्स। ठीक है भाई, मैथ्स का जो पार्ट है मैं पहले भी इस बारे में बता चुका हूँ कि अगर आप सिर्फ ये प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारे साथ मिलके करेंगे, यहाँ पे जो भी हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, उनको आप अपने एक नोटबुक में नोट कर लें, लिख लें, तो आपको इतना बेनिफिट होगा, इतना बेनिफिट होगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि कोई भी दूसरी क्लासेस लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको इतना सा करना है कि आप डबल स्पीड में देखिए, 1.5x में देखिए। जब भी कोई ऐसी बात हो जो ध्यान देने वाली है या कुछ भी है, आपको फुल क्वेश्चन लिख के उसका जो भी तरीका है कि किस तरीके से ये एग्ज़ाम हो रहा है, सॉरी क्वेश्चन हो रहा है, वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जहाँ भी कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ आए उसके नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम करने वाले मैथ्स। तो मैथ्स में आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि प्रतीक स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम ई टुवर्ड्स एफ। Raju starts walking from F towards E at the same time. भाई, एक बंदा है प्रतीक, ये E पॉइंट है, ये F पॉइंट है। प्रतीक चल रहा है E से F की तरफ, और उसी टाइम जो राजू है वो चल रहा है F से E की तरफ। स्पीड बता रहे हैं कि प्रतीक की भाई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और राजू की 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। भाई दोनों कहीं बीच में मिले, सपोज कोई भी मान लो ये पॉइंट है, यहाँ मिले। उसके बाद देखो, मिलने के बाद राजू, टाइम टेकन बाय राजू टू रीच ई इज 16 आवर्स। भाई यहाँ मिलने के बाद राजू को ई पर पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है? 16 घंटे। अब हमें बताना है कि प्रतीक को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम बताना है। तो ये क्वेश्चन मैंने धीरे धीरे पढ़ा है, समझाने की कोशिश करी है। इसके पीछे रीज़न क्या है? मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पी की स्पीड मतलब प्रतीक की स्पीड डिवाइड बाई आपकी जो है राजू की स्पीड, सामने अंडर रूट में जो प्रतीक टाइम ले रहा है मिलने के बाद दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में, वो इसके मतलब यहाँ पे अपोजिट यहाँ आएगा डायगनली। ठीक, वो हमें बताना है प्रतीक कितना टाइम ले रहा है, वो मान लिया x। और राजू को कितना टाइम लग रहा है 16 आवर्स। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, अभी मैंने जैसे बताया ये इनकी स्पीड्स है। ये मिलने के बाद जो टाइम ले रहे हैं वो डायगनली आएगा, आप अपने फॉर्मूला की फॉर्म में लिख सकते हैं और अंडर रूट में है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या बोलती है? 20 डिवाइड बाई 15 और ये है 16 डिवाइड बाई x। ये हो गया 5 चौका 20 और 5 दिया 15। और फिर अंडर रूट हटाने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। 16/9, यहाँ पे बच गया 16, यहाँ हो गया x। 16 से 16 डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 9 आवर्स। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार और आप इसको रिपीट करिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है 30% ऑफ ए नंबर। मान लिया 30% किसी नंबर मतलब x नंबर है, इज एडिड
to 140 then the result is number itself. नंबर क्या था भाई x, तो अब हमें बताना है कि भाई उसकी वैल्यू क्या है x की। कुछ नहीं, बस एक सिंपल कैलकुलेशन करनी है। ये हो गया 3x, ये हो गया 1400, ये हो गया 10x। 3x उधर चला जाएगा तो बच गया 7x इज इक्वल टू 1400, x इज इक्वल टू 200। तो अपना आंसर क्या होगा 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नंबर दिया हुआ है भाई, अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 90 है तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू बताओ। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम पिछले जो एग्जाम्स डिस्कस किए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस किए हैं, उसमें किया है। ये बार बार मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि हमने ये डिस्कस किया है, ये हमने मतलब क्वेश्चन सोल्व करा है, ये देखा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रिपीटेटिव मोड में हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं या ध्यान से उनको देखा है, क्वेश्चंस को सोल्व किया है या उसके नोट्स बनाए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। सो आपसे बार बार मैं यही कह रहा हूँ, उन वीडियोस को आप देखिए। आपको कहीं भी सीरियसली कहीं भी कोई क्लासेस अलग से अटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन क्या है भाई, 537xy डिवाइड बाई 90। अगर देखो 90 का मतलब क्या है भाई, 9 गुणा 10, ठीक, उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 10 से अगर कोई भी चीज़ डिवाइड करवानी है कंप्लीट, इट मीन्स लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0। तो भाई लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 537x0। तो इसका मतलब 10 का काम हो गया खत्म। अब बच गया किसका काम, 9 का। 9 से डिवाइड होने के लिए उसका डिजिटल सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो डिजिटल सम क्या है, 5 और 3 8 और 7 15। तो 0 तो 0 हो गया, 15 प्लस x शुड बी डिवाइडेड बाई 9। तो x कौन सी मिनिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए x कि भाई 9 से डिवाइड हो जाए, भाई ये होनी चाहिए 3। 3 होगा तो कितना हो जाएगा, अगर x 3 होगा तो 15 और 3 कितना होगा, 18। 18 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। इट मीन्स x की वैल्यू होगी 3। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ x प्लस वाई कितना होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 180। भाई ए बी 180 दिया है, हमने दो नंबर मान लिए ए और बी। उनका सम ऑफ स्क्वायर्स दिया है 369। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट जो पीआरटी मैथ्स किया था उसमें आया था। अब अगर आपने अटेंड किया होगा तो आप बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। हमें निकालना क्या है, a प्लस बी। चलिए मैं बता देता हूँ। अगर आपको पता हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है, प्लस 2ab होता है। अब आप ध्यान से देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें दिया है और ab हमें दिया है, 2 का हमें पता ही है। तो हम सीधा क्या करेंगे, 369 प्लस 2 इंटू 180 इसमें ऐड कर देंगे और ये कितना आ गया, ये हो गया 360। तो भाई 360 इसमें जोड़ देंगे तो 9 6 6 12 729 आ गया। अब 729 1 प्लस बी का होल स्क्वायर बनना, ठीक है। अगर इसका हम रूट कर दें तो 729 का रूट कितना हुआ, 729 का रूट हुआ 27। तो आपका आंसर कितना होगा, 27। तो ये क्वेश्चंस के है ना फिक्स पैटर्न है। इसके लिए आपको ये नहीं है कि मैं अलग से किसी दूसरे तरीके से करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे कुछ नहीं। फिक्स पैटर्न आपको सिंपली ऐसा क्वेश्चन दिखे सेम यही करना है और बहुत इजीली आपका ये क्वेश्चन होगा। इससे बेटर कोई मतलब तरीका हो भी नहीं सकता। अच्छा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंथ ऑफ ए लार्जर डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स स्मॉलर डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द लार्जर डायगोनल। भाई D1 मान लेता हूँ बड़ा डायगोनल 60, D2 मान लेता हूँ छोटा डायगोनल जो कि 4 सेंटीमीटर का मतलब 56 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। भाई सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस का एरिया क्या होता है।
रोम्बस का एरिया मैं बता चुका हूँ, रोम्बस एरिया अगर वो डायगोनल की फॉर्म में है तो वो कैसे होगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये तो आप निकाल सकते हो, D1 भी पता है, D2 भी पता है। अब यही चीज किसके बराबर दे रखी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसके बराबर दे रखी है। इट मीन्स हाफ D1 D2 इज इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये दे रखी है। ठीक, अभी मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूँ और अच्छा हमें बताना क्या है कि ये चीज़ देख लेना। अच्छा, एरिया और हमें रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेड्थ। ठीक है भाई, लेंथ 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेड्थ से। और व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, हमें परिमाप बताना है रेक्टेंगल का। ये है 60, ये है 56। लेंथ है आपकी 2 सेंटीमीटर ज़्यादा, किससे, ब्रेड्थ से। मैंने मान लिया ब्रेड्थ x है तो लेंथ होगी x+2। अब हमारी ये फॉर्मेशन बनी, मान लो मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये 30 हो जाएगा। तो 30 इंटू 56 इज इक्वल टू x+2 इंटू x। अब यहाँ से इसको सोल्व करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 तरीके डिस्कस करूँगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा करना है। जो भी आपके दिमाग में एग्जाम में स्ट्राइक करे पहले उसी तरीके से करना है। ज़्यादा शॉर्ट में भागने की ज़रूरत नहीं है। तो आदमी को पूरा तरीका शॉर्ट तो याद होता नहीं, वो उस रास्ते पे जाता है, फिर वहीं पे टाइम वेस्ट करके वापस लौटता है और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता, टाइम वेस्ट भी हो जाता है। तो ये मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। जो भी तरीका आपको पहले दिखे, चाहे वो लंबा है, उसको करो, लेकिन ठीक करो, थोड़ा दिमाग लगा के। ओके, तो देखो यहाँ पे 30 56 की मल्टीप्लीकेशन है। हम एक तरीका क्या कर सकते हैं कि जो x+2 और x की फॉर्म में इसको अगर चेंज कर लें तो हमें पता चल जाएगा भाई x क्या है। ठीक, अब देखो 30 को मैंने तोड़ लिया 2 गुना 3 गुना 5, ठीक, 2 3 6 5 30। अब 56 को तोड़ लिया मैंने 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 18 17 56। देखो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, ताकि बिल्कुल जैसे छोटा सा मार्जिन है 2 का, ब्रेड से लेंथ से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया कि भाई कोई भी मतलब बड़ी संख्या ना आए, थोड़ा सा ही डिफरेंस रहे आने में। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 पंजे 10, दूनी 20, दूनी 40। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि हम एक में जैसे 2 वाला जो पोर्शन है जो ले रहे हैं, उसमें 2 ओड नंबर्स एक में नहीं आने चाहिए। लाइक 5 दिए 15, दूनी 30 कर दिया है तो 30 तो ऑलरेडी था, 5 दूनी 15, 7 105। इसमें करेंगे ना तो ये +2 वाला जो नंबर है वो नहीं आएगा कभी। शायद आप ये समझ नहीं पाएंगे अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट चलो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, हमें ये करना है 2 पंजा 10, दूनी 20 और दूनी 40 करके देखा हमने 40। यहाँ पे 3 दूनी 6, 7 42। अब आप देख रहे हो 42, क्या 2 का गैप नहीं है दोनों में, ये भी 2 है। इसका मतलब ब्रेड्थ कितनी आ गई, जो आपकी ब्रेड्थ है वो आ गई 40, मतलब x की वैल्यू 40 आ गई। अब व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, अब आप यहाँ पे 40 + 42 कितना हो गया, 2 इंटू 82 हो गया 164, यह आंसर है। अच्छा, एक दूसरा तरीका बताता हूँ आपको कैसे करना है। अब आपको पता चल गया नीचे है जगह, चलो है, देखो सेकंड तरीका जो है, चलो दूसरे पेन से करते हैं। अब आपको पता चल गया लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, तो यहाँ पे लेंथ कितनी है x+2, ब्रेड्थ कितनी है x, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 2 इंटू 2x+2 इज इक्वल टू 4x+4। ये आपका पैरामीटर है। ठीक, तो भाई अगर हम ऑप्शन से चले, ऑप्शन देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा सारा, 82
है 82 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो कितना होगा 78। चलो मैं पहले 82 लेके चल रहा हूँ, ऑप्शन से कर रहे हैं। 82 में से 4 माइनस करें 78। अब वो किससे डिवाइड होना चाहिए 4 से, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, तो 4 से डिवाइड करेंगे नहीं हो रहा, इट मीन्स 82 पॉसिबल नहीं है। फिर आ गया 160, 160 में से 4 गया 156, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4 तिया 12 और 4 निमा 36, 39। चलो इसका भी देखेंगे हम। चलो पहले इसको देख लेते हैं। एक मतलब वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 39, एक्स 39 है, मतलब ब्रेड 39 आ गई, लेंथ आ गई 41, क्योंकि 2 का डिफरेंस है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यूनिट डिजिट है वो 9 आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या जो इनकी मल्टीप्लिकेशन है उसको यूनिट डिजिट आ रहा है 9? नहीं, यूनिट डिजिट तो 0 आ रहा है, ठीक है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब 80 में से वैसे आप देखोगे ना तो 80 में से 4 गया तो कितना हो गया 76, 76 डिवाइड बाई कितना का 19, तो 19 इंटू 21, इसको भी देखोगे तो यूनिट डिजिट कितना आया 9, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट में 164 पे अगर आप करके देखोगे तो 164 माइनस 4, 160 डिवाइड बाई आप 4 करेंगे तो आ गया 40, और 40 और लेंथ हो गई 42, इनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 0। तो दोस्तों इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक, आपको जो भी तरीका ठीक लगे आप उस तरीके से करिए। बाकी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, वो भी मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसी का ही इसी फॉर्म का ही है, बस उस तरफ लेके जाओ मल्टीप्लाई कर दो। तो इन इतने पंगे में नहीं पड़ना, सिर्फ 2 डिस्कस कर लिए हमने तरीके, वही काफ़ी हैं। आपको जो पसंद आए वो कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ट्रेडर सेल्स ए वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। ठीक है, माना कि हमने कोई वॉच का कॉस्ट प्राइस था 100, उसने 30% प्रॉफिट में बेच दी, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 130। अब ये कंडीशनल सेंटेंस की फॉर्म में बता रहा है, क्या कंडीशन है, हैड ही बॉट दैट वॉच एट 20% लेस प्राइस। भाई वो अगर 20% कम प्राइस में खरीदता, बोट मतलब खरीदता कितना, मतलब 80 की खरीदता, और सोल्ड इट ₹60 लेस, भाई 60 रुपये कम में बेचता, तो उसको कितना प्रॉफिट होता 30%, उसको भाई 30% का प्रॉफिट होता है। अगर 80 पे 30% का प्रॉफिट हो तो आपका कितनी वैल्यू आएगी 104, ठीक। 80 का 30% कितना होगा 24, तो 24 को इसमें जोड़ेंगे तो 104 ही होगा। लेकिन इसने क्या बोला था भाई, वो 60 रुपये कम में बेचता हो, इसका मतलब जो ये वैल्यू है एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी है 26, भाई पहले 130 में बेच रहा था, अब 104 में बेच रहा है, इस अनुसार क्या है 26 में कम में बेच रहा हो, ठीक। लेकिन अगर सेम चीज़ मैं उसके जो वैल्यू की फॉर्म में बताऊं कि भाई 60 बोल रखा उन्होंने, 60 रुपये कम में बेच रहा है, तो 26 की वैल्यू कितनी होगी 60, 1 की वैल्यू कितनी होगी 60 डिवाइड बाई 26, और हमें बतानी किसकी है भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, मतलब 100 की वैल्यू बतानी है। अब आप कर लो, 2 से डिवाइड करूँगा 13, ये हो गया 30, मतलब 3000 डिवाइड बाई 13, ये कर सकते हो, 13 दूनी 26, 4 30 तो मतलब 40, 13 3 39, फिर 10 ना जाने की 0, फिर 100, 13 7 91, मतलब ऐसे करके आप देख रहे होगे कि यही ऑप्शन है जो आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना है कि भाई क्या कह रहा है वो, उसका मतलब क्या है, वही मैंने आपको बताया है, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 7, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 बॉटल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ सोल्व होगा, सिर्फ इतनी सी बात पे क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैसे, अभी बताता हूँ। भाई रेशो दे रखी है 3 बोतल्स में, तीनों की कैपेसिटी, मतलब भाई जो उसमें आ सकता है ना कोई भी लिक्विड, वो तीनों में सेम क्वांटिटी का आ सकता है। अब जो रेशो है मिल्क और वाटर की 2:3, 1:2, 4:3 रिस्पेक्टिवली। दीज 3 बोटल्स आर एम्प्टीड इन ए लार्ज बोतल, भाई तीनों एक बड़ी बोतल में खाली कर दी,
तो अब बताओ कि मिल्क और वाटर की जो बड़ी बोतल है उसमें क्या रेशो होगी। ठीक, अब देखो मैंने लिखा मिल्क और वाटर, पहले में कितना है 2:3, दूसरे में 1:2 और तीसरे में 4:3। टोटल हमने इक्वल कैपेसिटी करना है, ये ध्यान रखना। मैंने बताया ना क्वेश्चन यही सोल्व हो जाएगा। इक्वल कैपेसिटी क्या मतलब, इसकी कैपेसिटी अगर मान लो मैं इसको मान लूँ 2 लीटर है, ये 3 लीटर, तो कितनी मान लो इसमें 5 आ रहा है, दूसरी बोतल में 3 आ रहा है और तीसरी बोतल में 7 आ रहा है। अब इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इनको वही अलग अलग चीज़ों से मल्टीप्लाई करूँगा। लाइक हमें तीनों को आपस में इक्वल करना, तो इसकी 3 और 7 से गुना करूँगा, इसको 5 और 7 से गुना करूँगा और इसकी 3 और 5 से गुना करूँगा। ठीक है, अब आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा तीनों इक्वल हो गई हैं। अब 7 या 21 की मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो मिल्क और वाटर की नई रेशियो क्या आ जाएगी, पहली बोतल में 21 दूनी 42, 21 दिया 63, 7 पंजे 35, 35 की यहाँ गुना करूँगा तो 35 रेशियो 35 दूनी 70 और 15 की 5 दिए 15, 15 की यहाँ करूँगा तो 15 चौका 60, 15 दिए 45। अब इसको जोड़ दो क्योंकि ये हमने एम्प्टी करी है एक बड़ी बोतल में। अच्छा, अब आप ध्यान से देखोगे ना तो जोड़ के देखोगे आपको पता चलेगा दो तीनों की सेम वॉल्यूम आएगी। अगर सेम वॉल्यूम कैसे, 3 और 2 5 और 6 4 10, 105 आएगी तीनों की। आप देख लो 105, 105। ये इक्वल करने का तरीका है कि जितनी टोटल है आपस में उसका एलसीएम लेना है। वही एलसीएम लेने के लिए मैंने ये देख लिया कि भाई तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो इसलिए आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर दी। अब इनको जोड़ दो, 3 और 5 8, 7 और 11 और 6 17 और 5 और 2 7, 6 3 और 4 13, 137 रेशो 178। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 625 मीटर। वही एक ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो उसको हम मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 गुना 5/18, ये हो गया आपका स्पीड मीटर पर सेकेंड। अब बताना है कि भाई 625 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लेगी। इसका मतलब स्पीड इतनी है, टाइम निकालना है तो हम डिस्टेंस से डिवाइड ना कर देंगे, डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो अब आप देख सकते हैं अगर मैं 25 दूनी 50, 25 25 625 डिवाइड हो गया, 5 से कर दूंगा 5 5 25 और 2 से इसको कर दूँ 2 में 18। अब ये 9 ऊपर चला जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 45 आपका सेकेंड्स आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, एवरेज वेट ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू और आर का एवरेज वेट, एवरेज कैसे निकालते हैं, ऐसे एवरेज वेट दे रखा 38। अब मान लो ये आपको पता है कि एवरेज ऐसे निकलती है तो इसको मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकता, गुना 3 यहाँ कर दूँ। ठीक, तो 38 दूनी 76, 38 दिया 114, 114 ही होता होगा। चलो जो भी है, बाद में गड़बड़ होगी तो ठीक कर लेंगे। अच्छा, पी और क्यू का एवरेज वेट बताया 36, तो मतलब उनका जोड़ कितना होगा 36 गुना 2, क्योंकि 2 संख्याएं हैं तो 36 दूनी 72। और एवरेज वेट ऑफ क्यू और आर उसका है 32, तो 32 गुना 2, क्योंकि 2 संख्याएं 2 लोग हैं, 32 दूनी 64। ठीक, तो अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वेट ऑफ क्यू। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि भाई जो ये वाली और ये वाली जो इक्वेशन है इनको अगर हम जोड़ दे तो हमें क्या मिलेगा, P + 2Q + R। ठीक है, P + Q + 2Q + R। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4 2 6 7 और 6 13, 136 हमारे पास। फिर अब इन दो इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करो, इसको और इसको, तो इनमें से इस वाली इक्वेशन में Q एक एक्स्ट्रा है और हमसे पूछा क्या है, वेट ऑफ Q। तो हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, 136 में से 114 माइनस कर देंगे तो आपका कितना बच जाएगा 22। ओके, 22 बच जाएगा। तो हमसे पूछा भी क्या है Q, तो Q का
आंसर आ जाएगा 22 किलो वेट। ठीक है ना। ऐसे आपको जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है। नहीं तो ऐसे सिंपल भी कर सकते थे कि भाई पी और क्यू को इसमें से माइनस कर दो तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें से माइनस कर देंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, बट थोड़ा इजीएस्ट वे फाइंड आउट करना है। P got 20% more marks than Q. R got 20% less marks than Q. If R got 160 marks, then what are the marks of P? इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है देन क्यू। यहाँ पे देन क्यू मतलब कंपैरिजन जो हो रहा है वो क्यू की मतलब रिस्पेक्ट में हो रहा है। क्यू के रिस्पेक्ट में मतलब तीन बंदे हैं, पी क्यू और आर। ओके, क्यू के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इट मीन्स अगर आप क्यू को 100 मान लो तो अब कंपैरिजन बहुत इजी हो जाएगा। पी को क्यू से 20% ज़्यादा नंबर मिले तो 100 के 20% ज़्यादा कितना होगा, 120। आर को 20% कम नंबर मिले किससे, क्यू से, तो 20% कम 100 के कितने हुए, 80। तो कितना इजीली आपने निकाल लिया। ठीक है, तो जब भी ऐसे कंपैरिजन किसी कॉमन का दे रखा हो उसको मान लो आप 100। अब आप बताओ कि अगर आर की वैल्यू एक्चुअल में 160 दे रखी है और हमने निकाली 80, तो असली निकालने के लिए गुना 2 करना पड़ेगा। अब पी की असली निकालनी है वैल्यू, तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 240। ठीक, तो ये क्या होगा आपका आंसर। नेक्स्ट पे 11th क्वेश्चन है, ए पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट ऑफ 5% ऑन SI एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 16 ईयर्स इज 700 लेस देन द सम लेंट। व्हाट इज द सम लेंट? भाई प्रिंसिपल क्या है, सीधी सी बात है भाई, पैसा जो दिया था वो कितना है। प्रिंसिपल को मैंने P मान लिया, प्रिंसिपल को मैंने P मान लिया और फिर 5% उसका इंटरेस्ट रेट और 16 ईयर्स डिवाइड बाई 100, और जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला भाई, जितना पैसा दिया था मतलब प्रिंसिपल से 700 रुपये कम। ये अपनी इक्वेशन बन गई। इसको इजीली कैसे वो कर लेंगे, 16 पंजा 80। ठीक है, तो इसको मान लो मैं 80 मान लेता हूँ, ये है तो 80 को यहाँ 20 चौका 80 और 20 पंजा 100। ठीक है ना। अरे यार ये क्या है, तो 4 और 5 तो इधर आ गया 4P इज इक्वल टू 5P माइनस 3500। तो P की वैल्यू आ गई 3500, मतलब प्रिंसिपल है हमारा 3500 रुपीज। ओके, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सैलरी ऑफ 8 एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी। ओके, अब हमें बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय E2 द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय E6। E2 और E6 भाई 300 और रेशियो 1200, ये तो आपको पता ही है, 300 चौका 1200 होता है, तो 1:4 आ गया। द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स। ओके, कॉस्ट प्राइस तो एक गोले वाले हैं भाई, गोल जो है, और जो ये स्क्वायर वाले हैं ये सेलिंग प्राइस। मतलब हर एक केस में जो गोले वाले ऊपर हैं और स्क्वायर वाले नीचे हैं, इट मीन्स सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि हर केस में हर आर्टिकल पे उसको लॉस हो रहा है। ओके, इन्होंने दे रखा लॉस बाई कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, वो लॉस होता है। अब 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, द एवरेज वैल्यू ऑफ लॉस ऑन आर्टिकल A1 एंड A2 इज 300। A1 एंड A2, यहाँ पे लॉस है भाई 100, यहाँ पे लॉस है भाई 300। अगर इनका एवरेज लॉस निकालूं तो 300 प्लस 100 400 डिवाइड बाई 2, तो 200 एवरेज लॉस आना चाहिए, जबकि 300 बोल रखा है, गलत। The difference between the value of loss on article A5 and A6 is 50। A5 ये है, A6 ये है, तो इसका लॉस है भाई 100 और इसका लॉस है भाई 50। अब बोला है कि जो लॉस है उनका डिफरेंस, भाई 100 और 50 का डिफरेंस 50 है। जी बिल्कुल है 50।
तीसरी स्टेटमेंट है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल्स इज 750। देखो हमने 4 का निकाल लिया, 2 का और निकाल लेते हैं। यहाँ पे 100 रुपए का लॉस हुआ और यहाँ पे 200 रुपए का लॉस हुआ। अब इनको जोड़ लो, 100 प्लस 300 400 प्लस 100 500 प्लस 200 700 प्लस 100 800 प्लस 50 850। भाई 850 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन बोल कितने का रखा है? 750। इट मीन्स कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ओनली 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शायद आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, मैं लिख देता हूं। इसमें हमें बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसका जो साइक्लिसिटी वाला रूल है वो भी हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि भाई जो पावर्स होती हैं उसको हम 4 से डिवाइड करते रहेंगे और जो रिमाइंडर होगा वो उस नंबर का रख लेंगे और फिर यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। देखो अब हम कैसे करेंगे। 4 से 65 को डिवाइड कर लेता हूं मैं, तो 64 पे डिवाइड होने के बाद कितना रिमाइंडर बचेगा? 1, मतलब 23 की पावर 1 लिख लूंगा। फिर मैं 4 से 94 को डिवाइड करूंगा, तो ये 88 डिवाइड होता है, फिर 92, तो 36 की पावर 2 बच गया, क्योंकि 2 रिमाइंडर बचता है, 92 डिवाइड होता है पूरा पूरा। फिर 4 से इसको डिवाइड करूँगा तो 76 डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स 1 बच गया रिमाइंडर, तो 88 की पावर 1। ओके, अब यूनिट डिजिट की बात है, मेरे को 3 से 2 से 8 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो यूनिट डिजिट है मेरे को उनसे मतलब है। अब 6 की पावर 2 आई है, तो 6 को आप आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 6 ही आएगा। आप करके देख लो, 6 कम 6 ना सॉरी 6 गुणा 6 36, 36 की 6 साथ गुणा करोगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। फिर 6 की आपस में कितनी बार करते रहो, 6 ही आएगा। तो मैं इसको ये लिख दूं, और जबकि मैं 2 को भी भूल जाऊं, 3 को भी भूल जाऊं और इस 8 को भी भूल जाऊं, हमें यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। 3 6 का 18, 18 8 144, मतलब यूनिट प्लेस पे जो आएगा वो आएगा जी 4। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये आप करेंगे कैसे? देखो 25 डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10 तो कितना होगा? 2.5। देखो डिवाइड पहले करना है, मल्टीप्लाई बाद में करना है। ओके, फिर आ गया प्लस 5 गुना 3 डिवाइड बाई 1.5 है, ये 1.5 है, ये ध्यान रखना। तो 3/1/5 है, 1.5 है, तो पहले ये सोल्व होगा। ये आ गया 2, तो 5 गुना 2। अब देखो ये हो गया 5, ये हो गया 5 दूनी 10, 10 और 5 15। ऐसे बोर्ड मास का यूज करते हुए आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 पार्टनर्स अभी XYZ, उन्होंने इन्वेस्ट करे 42,000 रुपए एक बिजनेस में। भाई साल के अंत में X को 7200, Y को 6300 और Z को 5400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अब बताओ कि Y ने उसमें कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे। आपको ये चीज पता होगी कि जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करता है इंसान और जितने टाइम के लिए करता है वो उसका प्रॉफिट होता है। ऐसे ही कोई दूसरा इंसान है, उसने A2 अमाउंट और T2 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तीसरे ने A3 अमाउंट T3 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। तो इस पहले वाले का प्रॉफिट P1, दूसरे वाला प्रॉफिट P2 और तीसरे वाले का P3 होगा। अब हमें यही बताया गया है कि जो पहले वाला है उसका 7200, मतलब 0 दोनों में, तीनों में कॉमन है, रेशो में वो कट जाएंगी, इसलिए मैं सिर्फ 72 लिख रहा हूँ, 63 लिख रहा हूँ, इसमें 54 लिख रहा हूँ। यही चीजें हैं जो आपको कंफ्यूजन कम करेंगी आपकी और दूसरे बच्चों से अलग बनाएंगी कि आपको 0 नहीं लेनी। ये कोई बड़ी बात भी नहीं है कि कोई हाँ हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि कंफ्यूजन जितना कम नंबर्स होंगे, जितने सिंप्लीफाइड नंबर्स होंगे, उतना इजी होगी कैलकुलेशन। अब देखो 9 8 72, 9 7 63, 9 6 54, ये अपनी रेशियो आ गई प्रॉफिट्स की। अब जो एट द एंड ऑफ ईयर टाइम सबका सेम दे रखा है, तो टाइम मैंने हटा दिया। अब हमें ये पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट ही मिलेगी जो हमें मिलेगी। अब 8 और 7 15 और 6 21, टोटल 21 बता रहा है कि भी इन्वेस्टमेंट 21 है, जबकि एक्चुअल में दी कितनी है? 42,000। तो एक की वैल्यू कितनी होगी भाई? 2,000, और हमसे वाई की पूछी है तो भाई
गुना 2000 करेंगे तो कितना होगा भाई 14000। ये आपका आंसर। Sum of radius and diameter of a circle is 84 सेंटीमीटर. What is the circumference of this circle? भाई रेडियस मतलब त्रिज्या और व्यास, डायमीटर का मतलब व्यास। व्यास क्या होता है भाई, या मतलब डायमीटर होता है 2r। तो उनका जोड़ दे रखा है किसी सर्कल का 84, 84 दे रखा है। सर्कमफेरेंस मतलब उसका परिमाप ही होता है, परिधि बोल देते हैं सर्कल के केस में। तो वो निकालना, वो क्या होता है 2πr होता है। अब r हमें यहाँ से पता चल गई कि 28 थी या 84, तो r की वैल्यू होगी 28, क्योंकि ये 3r हो जाएगा, तो r की वैल्यू होगी 28। अब 2πr निकालने के लिए 2 गुना 22/7 गुना r की वैल्यू 28, तो 7 चौका 28, तो 22 अट्ठा आपका हो गया 176 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर, मतलब x मान लिया, इज 18। अब x की वैल्यू आ गई 18 इंटू 12। कई बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अरे भाई मल्टीप्लाई क्यों करना, पहले आ गया क्वेश्चन तो पढ़ो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/8 ऑफ दैट नंबर। भाई 1/8 x निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 18 गुना 12 डिवाइड बाई 8 कर दूंगा। डिवाइड बाई 8 करूँगा तो आप देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 निमा 18, 9 तिया 27, 27 आंसर आएगा। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाती है, आप इसकी मल्टीप्लाई करते फिर यहाँ पे फिर डिवाइड करना पड़ता, तो क्यों आप अपनी मेहनत और टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसको सोचो कि भाई मैं ऐसे पढ़ा रहने दूं, अगर मल्टीप्लाई करना ही पड़ा तो लास्ट में कर लूंगा, है ना। देखो आपका कितना सिंप्लीफाई हो गया, 27 इसका आंसर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय 6 शॉप्स, ABC से लेकर F तक शॉप्स हैं। J1 बताया गया कि द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय शॉप्स A B C और E, ये 4 हैं, ठीक। तो J1 निकालना है, एवरेज निकालनी है, तो 32 और 58, चलो ऐसे कर लेते, 2 8 10 और 2 12, असल 1 3 और 1 4 और 5 8, सॉरी 3 1 4 और 5 9 और 6 15 और 8 23, 232 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 अलग अलग शॉप्स हैं, तो 4 पंजा 20, 4 8 32। तो भाई जो J1 है वो तो आपका आ गया 58। अब दूसरा J2 क्या है, द सम ऑफ एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई शॉप्स AC एंड एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई शॉप्स EF। अब आप देखो A और C को जोड़ो, एक चीज आपको सिखाता हूं यहाँ पे, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे ऐसे, EF का एवरेज निकालेंगे E प्लस F ऐसे डिवाइड बाई 2। अगर मैं ये करूं कि ACEF को जोड़ के लास्ट में 2 से डिवाइड कर दूं, तो क्या ये चीज डिफरेंट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। अरे इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे, नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो मैं जोड़ लेता हूं ACE और F को। AC मतलब 2 2 4 4 आ गया भाई, 4, फिर आ गया 3 और 6 9 और 8 17 और 7 24, 244। अब डिवाइड बाई 2 कर दूं तो ये 122 आ गया। 122 क्या है जी, J2। अब J2 माइनस J1 कितना आएगा, 122 माइनस 58, दैट विल बी 64 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, आज का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अनिल अकेले काम करता है 28 दिन में। भाई अनिल है 28 दिन में काम करता है, खत्म। फिर करण है अकेले कंप्लीट कर सकता है सेम काम को हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाई अनिल। अनिल अगर 28 दिन ले रहा है तो भाई करण कितने लेगा भाई, 14 दिन। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ टुगेदर कंप्लीट 3/7 पार्ट ऑफ दैट टोटल वर्क। भाई जो टोटल वर्क होगा उसका 3/7 भाग वो दोनों मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे। अब देखो जो कॉमन मतलब LCM है वो मैंने ले लिया 28,
तो ए की एफिशिएंसी मतलब अनिल की एफिशिएंसी आ गई 1 और करण की एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक, अब हमें पता है ये टोटल वर्क है, कुल काम 28 है और 28 का हमने काम कितना करवाना है 3/7, तो 7 चौका 28, 4 तिया 12, भाई हमने 12 काम करवाना है एक्चुअल में। ठीक, अब एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, ए की 1 के की 2, तो टोटल एफिशिएंसी होगी 1 + 2, दोनों से मिलके काम करवा रहे हैं तो 12/3 इज इक्वल टू 4, अरे 4 डेज, 4 डेज आपकी जो टाइम लगेगा 3/7 टोटल काम का करने में, ये आपका आंसर है। तो साथियों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। ठीक है, आई होप आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, अलग अलग तरीके आप सीखते जा रहे होंगे, आपकी नॉलेज में ऐड हो रहा है। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित करिए, उनको भी बताइए, उनके साथ चैनल शेयर कीजिए, वीडियोज़ शेयर कीजिए, ताकि उनके भी नॉलेज में इन्हांसमेंट हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, मैं आपके लिए इतना टाइम निकाल रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम, बिल्कुल छोटा सा काम आप भी मेरे लिए कर दीजिए, आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।